हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्लास 11th के बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, और कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो हमारे नीट एग्ज़ाम में पूछा गया है। नीट एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो भी ऑब्जेक्टिव इसमें साथ मिलेगा। क्लास 11th के बायोलॉजी चैप्टर जो है वो दो चैप्टर से लिया गया है। एक पाचन तंत्र है और दूसरा वो एक परिवहन है। और क्वेश्चन बहुत कम है, 85 क्वेश्चन है। और आप लोग सपोर्ट करिए, देखते हैं आप लोग कितना इसका कितना में कितना जवाब दे पाते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। और ध्यान दीजिए, चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने क्या कहता है, ध्यान देना। पहला सवाल कहता है कि कौन सा एंजाइम। पहला सवाल देखिए क्या कहता है। कहा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें से कौन सा एंजाइम, रेनिन या एपिनेफ्रिन या थ्रोम्बोकाइजेन या थ्रोम्बिन, कौन सा जो एंजाइम है ना निष्क्रिय फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने के लिए क्या होता है, वह उत्तरदायी होता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, थ्रोम्बिन हो जाएगा। जो बाबू नीट एग्जाम 2021 का सवाल है। अब देख सकते हैं नीट एग्जाम 2021 का सवाल है और कोई फेक नहीं बाबू, रियल बात है कि नीट 2021 में यह सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि सीरम, याद कर सीरम जो होता है, पहले ये बता दें कि सीरम होता है क्या। तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन को अगर हम निकाल देते हैं ना, तो शेष बचा हुआ भाग सीरम कहलाता है। और इसी सीरम से ना, याद करो किसकी जांच की जाती है, तो बीमारियों की जांच की जाती है बाबू सीरम से। किसकी? बीमारियों की जांच की जाती है सीरम से। पर सवाल आपके सामने यहाँ क्या कहता है कि सीरम रुधिर से अलग होता है, भिन्न होता है। क्यों अलग होता है, ये पूछा गया नीट 2016 में सवाल पूछा गया था। क्यों अलग होता है? उसमें ग्लोबुलिन नहीं होते हैं, उसमें एल्बुमिन नहीं होते हैं, इसमें स्कंदन कारक नहीं होते हैं। सही बाबू, इसमें स्कंदन कारक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, इसमें स्कंदन कारक नहीं होते हैं। चलते अगला सवाल। तीसरा सवाल, तीसरा जो सवाल है वो कहता है कि निम्न जंतुओं में से किस एक में दो अलग परिसंचारी पथ होते हैं। ये भी बाबू नीट है, जगह नहीं था तो केवल इन लिख दिए हैं, लेकिन नीट 2015 का ये सवाल है कि निम्न जंतुओं में से कौन, मतलब चार जंतु, एक व्हेल है, एक शार्क है, एक मेढक और एक छिपकली है। इन चारों जंतुओं में से किसमें एक में दो अलग परिसंचारी पथ होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, व्हेल में। किसमें बाबू? व्हेल में हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या कहता है कि मानव में हिल बंडल नामक संरचना किस एक अंग में पाई जाती है। नीट 2011 का सवाल कि मानव में हिल बंडल नामक संरचना किस एक अंग में पाई जाती है। मस्तिष्क में या हृदय में या वृक्क में या फिर अग्नाशय में। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हृदय में पाई जाती है। हृदय, मानव का जो हृदय होता है ना, वह 4 कोष्ठ होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है। 4 कोष्ठ में 2 आलिंद 2 निलय होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। सब्सक्राइब जरूर करें बाबू, शेयर भी करें। चलते हैं सवाल अगला। आप लोग का भी कोशिश होना चाहिए कि जवाब दें। कितना देते हैं हम, हमारे देने से पहले आप लोगों का होना चाहिए कि जवाब दे बाबू। सवाल आपके सामने में क्या कहता है, यकृत निवाहिका। यकृत के बारे में बात करें तो यकृत का दूसरा नाम होता है लीवर। लीवर होता है बुआ, यकृत का दूसरा नाम लीवर होता है, जिससे एक रस निकलता है जिसका नाम है पीत रस। कौन रस? पीत रस बुआ, पीत रस नाम होता है। प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। यकृत प्रकृति क्षारीय होती है। और यकृत का लगभग वजन जो होता है ना, ये वो होता है लगभग 1.5 kg का वजन। लगभग कहा गया 0.5, ऐसे तो 1.4 लिखता है, लेकिन लगभग 0.5 kg। यकृत की और सबसे बड़ी विशेषता ये हुआ कि यकृत जो होता है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी गई। यकृत को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बाबू, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। चल तो इतना बता दिया बुआ। अब सवाल आते हैं, सवाल में क्या कहा गया। सवाल में कहता है यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है।
तो इसका बाबू दो ऑप्शन होगा, एक हो जाएगा अमाशय और एक हो जाएगा आंत्र। दो ऑप्शन, अमाशय भी होगा और क्या होगा, आंत्र भी होगा। चलते हैं अगला सवाल। ये नीट 2017 का सवाल है, नीट 2017। आप देख सकते हैं जो सवाल नीट में है कितना इजी सवाल है। और हम लोग ना लगता है जैसे नीट न पहाड़ है, कुछ भी पहाड़ नहीं है। अगर सही तरीके से अगर मेहनत करें ना तो हर सवाल हमारे लिए संभव है। अगला सवाल चलते हैं हुआ, अगला सवाल के देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल में लिखता है कि उन रुधिर कोशिकाओं का नाम बताइए। रुधिर का मतलब होता है बाबू खून की कोशिकाओं का नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी होने पर, मतलब कौन सी, जैसे हम लोग पढ़े होंगे आरबीसी पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े होंगे डब्ल्यूबीसी पढ़े होंगे और हम लोग पढ़े होंगे प्लेटलेट्स, क्या पढ़े होंगे, प्लेटलेट्स पढ़े होंगे। तो इनमें से कौन सी की मात्रा कमी होने पर रुधिर थक्कन प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाता है, रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण शरीर से काफ़ी रुधिर बह जाता है। रुधिर का मतलब खून बह जाता है। तो बताओ इनमें से किसकी बाबू, आरबीसी कारण कि डब्ल्यूबीसी कारण कि प्लेटलेट्स हैं। तो बताओ किसकी मात्रा कम होने से ना खून रुकना बंद हो, खून नहीं रुकता है। तो प्लेटलेट्स बाबू, प्लेटलेट्स की संख्या जब कम होती है तो खून जल्दी रुकता नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम होता है थक्का का निर्माण करना, खून का थक्का बनाना। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है, याद करो, थ्रोम्बोसाइट। क्या बाबू, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इसका होता है बाबू याद करना एरिथ्रोसाइट, इसका होता है ल्यूकोसाइट, ये हो गया बाबू थ्रोम्बोसाइट। एक बार फिर बता दें, एक बार हम फिर बता लेते हैं। आरबीसी, आरबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। आरबीसी को कहते हैं दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। एक हो गया डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं बाबू याद रखिएगा, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, उल्टा हो गया। आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, उल्टा हो गया था। और बाबू और हो गया क्या, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं बहुत थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। तो किसकी मात्रा शरीर में कमी होने से खून नहीं जमता है बाबू, प्लेटलेट्स की मात्रा कम होता था, थ्रोम्बोसाइट। इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट, हमारा हो जाएगा बाबू डी। क्या हो जाएगा, डी। 2016 का सवाल देखिए बाबू, नीट का सवाल 2016 का। चलते हैं अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल में लिखता है, क्या लिखता है कि सार्वत्रिक ग्राही निम्न में से कौन एंटीबॉडी, सार्वत्रिक ग्राही में कौन एंटीबॉडी होता है। सार्वत्रिक ग्राही में कौन, सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं वो एबी को, एबी को कहते हैं। तो याद कर एबी में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो एबी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कोई नहीं, डी कोई नहीं। बता दें यहाँ से थोड़ा सा बता देते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी आपको बी मिलेगा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आपको एंटीबॉडी ए मिलेगा, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें एंटीबॉडी ए भी होगा और इसमें एंटीबॉडी बी भी होगा। तो रट जाना हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे सवाल। तो इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अबू, डी, क्योंकि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया था। अब ए बी क्या, तो सार्वत्रिक ग्राही को ही ए बी कहते हैं, ए बी कहते हैं, तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया था। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल में क्या लिखता है, अगला सवाल में लिखता है कि लाल रक्त का कब्रिस्तान किसको कहते हैं। और लाल रक्त कण का मतलब होता है आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं या तिल्ली को कहते हैं या स्प्लीन को कहते हैं या सभी को बाबा। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वह सभी के सभी होता है, प्लीहा होता है, तिल्ली होता है, स्प्लीन, मतलब तीनों को एक ही है पर नाम क्या है, अलग अलग है। चलते हैं अगला सवाल। प्लाज्मा में, किसमें बाबू, प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है खून का एक भाग होता है जिसमें पूरे आयतन का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा में जल लगभग 90% होता है, 90% बाबू जल होता है लगभग। और प्रोटीन की मात्रा लगभग 7% होती है। पर सॉरी, कहता है प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलिन है या एल्बुमिन है कि दोनों या कोई नहीं। तो प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन दोनों है, वो दोनों, ग्लोबुलिन भी है, एल्बुमिन है। अगर इसके अलावा और पूछा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा होगा फाइब्रिनोजिन भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन भी होता है और हिपैरिन भी होता है। तीन और क्या क्या बोले हुआ, फाइब्रिनोजिन, हिपैरिन और प्रोथ्रोम्बिन। दो यहाँ है ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों। चलते हैं आगे सवाल। प्लाज्मा में आयन होते हैं, प्लाज्मा में कौन कौन से आयन होते हैं, सोडियम आयन होते हैं कि पोटेशियम आयन होते हैं
कि कैल्शियम आयन होते हैं कि सभी होता है? तो प्लाज्मा में जो आयन होता है वह सोडियम आयन भी होता है, मैग्नीशियम आयन भी होता है, कैल्शियम आयन भी होता है। इसका मतलब सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी होता है बुआ। आगे सवाल क्या लिखता है? आगे सवाल लिखा है कि श्वेत रक्त कण मतलब WBC, श्वेत रक्त कण का मतलब क्या? WBC में किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो WBC में बहुत सारे भाग आते हैं, जैसे ईओसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है। तो इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा आकार होता है वो मोनोसाइट का। सबसे बड़ा आकार किसका होता है? मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होते हैं। चलते हैं आगे सवाल। आगे सवाल क्या लिखता है? लगता है ऊंचाई में जाने पर आरबीसी के आकार में क्या परिवर्तन होता है? मतलब जैसे जैसे हम ऊंचे पर जाते जाते हैं तो आरबीसी आकार में क्या परिवर्तन होता है? क्या बढ़ता है या घटता है या कुछ भी नहीं होता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बाबू, बढ़ता है। मतलब अगर हम आरबीसी मतलब सॉरी अगर हम ऊंचाई में जाते जाते जैसे पहाड़ों पर चलते गए तो आरबीसी में क्या परिवर्तन होगा? तो वो ऑप्शन आरबीसी में क्या होता है? बढ़ने लगता है। चलते हैं, आकार उसका बढ़ने लगता है। आगे सवाल आपके सामने है कि किस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है? ये तो बहुत इजी सवाल है बुआ, बीबीआई बहुत इजी सवाल, बहुत इजी सवाल। कई बार हम लोगों ने सुना जाना, कई बार हम लोग रटे हैं इसको बुआ कि किस में खून का थक्का नहीं बनता है, किस रोग में? क्या एड्स में या कैंसर में या हेमोफीलिया में या कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा हीमोफीलिया में। किस में हुआ? हीमोफीलिया में। और हीमोफीलिया नामक बीमारी सबसे पहला हुआ था इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी कौन? विक्टोरिया, एलिजाबेथ कहा गया इसको भी, एलिजाबेथ। चलते हैं आगे सवाल। आप लोग ना हमसे पहले आंसर मार देते होंगे, हमें पता है। आप लोग आंसर हमसे पहले मार देते हैं, हमें पता है। अगला सवाल, सर्वदाता किसे कहा गया? सर्वदाता किसे कहा गया? AB को कहा गया या AB पॉजिटिव या B पॉजिटिव या O निगेटिव? सर्वदाता का मतलब होता है सभी को देने वाला। तो सभी को देने वाला कौन है? O निगेटिव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, O निगेटिव, याद रखना बुआ। अगला, रिसीवर के नाम से। अगला सवाल क्या कहता है? रिसीवर के नाम से किसको जानते हैं? रिसीवर का मतलब होता है बुआ लेने वाला। ए है कि AB पॉजिटिव कि B पॉजिटिव कि O नेगेटिव? सही बाबू, ऑप्शन हो जाएगा बी, AB पॉजिटिव। मतलब सभी से ले सकता कौन? AB पॉजिटिव ले सकता है। अगला, किस प्रकार, क्या बोला बाबू कि किस प्रकार की बीमारियों में टी सेल नष्ट हो जाता है? टी सेल नष्ट हो जाता है किस प्रकार की बीमारियों में? तो लिम्फोसाइट जो हम पढ़े थे ना, लिम्फोसाइट जो WBC में पाया था उसमें टी सेल पाया था, टी सेल पाया था। तो किस किस बीमारी में टी सेल नष्ट हो जाता है, मर जाता है? एड्स में या रेबीज में या कैंसर में, आकि ए और सी दोनों में? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और सी दोनों में क्या होता है कि टी सेल जो होता है ना वो क्या होता है बाबू? नष्ट हो जाता है, टी सेल नष्ट हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल में क्या लिखता है कि निम्न में से कौन एंटीबॉडी बनाकर रोगाणुओं को नष्ट करता है? कौन जो होता है एंटीबॉडी बनाता है फिर रोगाणु को नष्ट करता है? रोगाणु का मतलब जो हमारे शरीर में, जैसे हमारा शरीर है, झुनझुना का शरीर है, और झुनझुना के शरीर में अगर मान लो हुआ कि कोई, जैसे ये झुनझुना का शरीर है और कोई अगर मान लो रोगाणु अंदर चला गया तो इस रोगाणु को मारने का काम कौन करता है? तो लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर बी बाबू, कौन? लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल में क्या लिखता है? रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसका पीएच मान क्या होता है? पहले तो ये बताओ खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो खून का लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल बाबू किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और खून का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 7.4, ऑप्शन ए। अगला, हृदय गति। हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से कौन बचाता है? मतलब अगर हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच में जो घर्षण होता है ना, उसके बीच में क्या रहता है जो घर्षण से बचाता है? क्या पेरिकार्डियल द्रव कि पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल या कोई नहीं? तो पेरिकार्डियल द्रव, ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियल द्रव, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोले हुआ फिर से? ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियल द्रव, पेरिकार्डियल द्रव। आगे सवाल, रक्त या रक्तदाब। यहाँ पे रक्त नहीं लिखना चाहिए, रक्तदाब लिखना चाहिए, रक्तदाब, जिसको हम लोग कहते हैं ना इंग्लिश में BP कहते हैं, ब्लड प्रेशर बुआ, BP ब्लड प्रेशर। अच्छा बताओ, एक स्वस्थ मनुष्य का BP कितना होता है? तो रट जाना 120/80। एक स्वस्थ BP होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का BP 120/80 होता है। तो कहा गया है इस BP को किससे मापते हैं? रक्तदाब मापी से मापते हैं। क्या बुआ, क्या कहा गया? रक्तदाब मापी या स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर या बैरोमीटर या पैरामीटर?
सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रक्त दाब मापी या स्फैग्मोमेनोमीटर से मापते हैं। अगला हुआ यहाँ देखो एस छूट गया, यहाँ पे एस छूट गया, यहाँ पे होना चाहिए था एस ए, ऐसे नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड क्या है? तंत्रिका उत्तक है, संयोजी उत्तक है, कंकाल उत्तक। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तंत्रिका उत्तक है। कौन उत्तक है? तंत्रिका उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे सवाल, रक्त आ गया, रक्त किसकी उपस्थिति कारण लाल दिखाई देता है? इसको तो पहले हम पढ़ चुके हैं बाबू, इसको हमने पहले पढ़ चुका है कि रक्त किसकी उपस्थिति कारण लाल दिखाई देता है? क्या हीमोग्लोबिन के कारण? तो कहेगा सर सही बात है, अब आगे नहीं जाइए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, आपका कहना होगा आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ये तो बहुत ही सवाल है। अगला सवाल आपके सामने कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना कि एंटीजन का खोज किसने किया था? एंटीजन एक प्रकार का बुआ ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो आरबीसी में पाया जाता है, और इसका सबसे पहले खोज करने वाले थे लैंडस्टीनर। और इसी एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप हुआ 4 प्रकार के, एक ए, एक बी, एक ए बी और एक ओ। जिसमें एंटीजन पाया गया, एंटीजन ए पाया गया वह ब्लड ग्रुप ए कहलाया। जिसमें एंटीजन बी पाया गया ब्लड ग्रुप बी कहलाया। जिसमें एंटीजन दोनों पाया गया ब्लड ग्रुप ए बी कहलाया। और जिसमें एंटीजन नहीं पाया गया वह ब्लड ग्रुप ओ कहलाया हुआ। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लैंडस्टीनर ने एंटीजन का खोज किया था। किसने किया था बाबू? लैंडस्टीनर ने खोज किया था। किसका? एंटीजन का खोज किया था लैंडस्टीनर ने। आगे सवाल की हम बात कर लेते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने कहता है कि किस बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाती है? लसिका तंत्र किस बीमारी में प्रभावित हो जाती है? तो आंसर हुआ बी, पोलियो में। आंसर बी, पोलियो में लसिका तंत्र क्या होती है? प्रभावित हो जाती है। तो 24 तक हमने देखा, बताइए 24 तक में आपका कितना सही गया? बताइए बाबू, 24 हमने देखा, इस 24 क्वेश्चन में आपका कितना सही गया है? 25 की बात कर लेते हैं। तो 25 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि बीमारियों की जांच किससे की जाती है? इसका बहुत चर्चा हम पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि बीमारियों की जांच किससे की जाती है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सीरम से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, सीरम से की जाती है। आगे सवाल आपके सामने लिखा गया है कि किस बीमारी में बड़ी आंत प्रभावित हो जाता है? बड़ी आंत जो हारनाल का एक बड़ा भाग होता है, वो हारनाल का एक भाग होता है। ऐसे तो हारनाल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत, जिसकी लंबाई होता है 6 मीटर। तो यहाँ कहता है बड़ी आंत किस बीमारी में प्रभावित हो जाता है? क्या टाइफाइड में, या हैजा में, या कॉलरा में, या सभी के सभी में? तो बड़ी आंत जो तो प्रभावित हो जाता है वह सभी के सभी में, मतलब टाइफाइड में प्रभावित हो जाता है, हैजा में प्रभावित हो जाता है, कॉलरा में प्रभावित हो जाता है। आगे सवाल, अगला सवाल आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है बाबू? यकृत का हरा रंग किसके कारण होता है? जैसे यकृत से निकलता है ना पीत रस, यकृत से निकलता है कौन रस? पीत रस। तो हरा पीला होता है। तो यकृत से में जो पीत रस निकला वो हरा होता है, किसके कारण होता है? बिलीवर्डिन या बिलरुबिन, या ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बिलीवर्डिन के कारण। किसके कारण? बिलीवर्डिन के कारण। और बिलरुबिन के कारण जो ना शरीर का रंग पीला होने लगता है। बिलरुबिन के कारण शरीर का रंग कैसा होने लगता है? पीला होने लगता है। और अगला सवाल की ओर चलते हैं। किसी का फोन आ रहा लगता है, गार्जियन का शायद। चलते हैं अगला सवाल हुआ, पेड़ पौधों में किसमें कहा जा रहा है कि पेड़ पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? पेड़ पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च या मंड के रूप में, कि ग्लूकोज के रूप में, कि सुक्रोज के रूप में, कि सभी के सभी? तो पेड़ पौधों में जो भोजन होता है ना वह स्टार्च या मंड के रूप में संचित होता है, मतलब जमा होता है स्टार्च या मंड के रूप में। स्टार्च या मंड के रूप में बनता है ग्लूकोज के रूप में, और बाबू परिवहन करता है सुक्रोज के रूप में। तो 3 क्वेश्चन हुआ, बनता है ग्लूकोज के रूप में, जमा होता है स्टार्च के रूप में, और परिवहन करता हुआ सुक्रोज के रूप में। तो इसमें था कि संचित होता है, तो स्टार्च या मंड के रूप में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 29 सवाल आपके सामने का था कि पेड़ पौधों में किस रूप में परिवहन होता है? स्टार्च या मंड के रूप में, या ग्लूकोज या सुक्रोज? अभी बोले हुआ परिवहन होता है किस रूप में? सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है। पेड़ पौधों में भोजन किस रूप में परिवहन होता है? तो सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है। अगला सवाल आपके सामने है, मधुमेह। क्या बोला गया है कि मधुमेह बीमारी में किस तत्व की कमी हो जाती है? कैल्शियम का या सोडियम का, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए मधुमेह बीमारी में किस तत्व की? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बाबू, जिंक की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, जिंक की कमी हो जाती है। किसकी कमी होती है? जिंक। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल में लिखता है कि आयोडीन के संपर्क में, क्या
क्या लिखा हुआ, देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है, आयोडीन ना, हाँ चलो 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल में लिखता है कि आयोडीन के संपर्क में आने पर स्टार्च किस रंग को उत्पन्न करता है। आयोडीन के संपर्क में आने पर स्टार्च किस रंग को उत्पन्न करता है, हरा या नीला या लाल या बैंगनी। तो आयोडीन आयोडीन के संपर्क में आने पर बाबू नीला, आयोडीन के संपर्क में आने पर कैसा, नीला। अगला सवाल, कौन निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलता है। कौन निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदलता है, क्या श्लेष्मा या म्यूकस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सभी। तो इसका हुआ सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने लिखता है कि ग्रास नली की दीवार में संकुचन और शीतलन शीतलन की क्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहा हुआ, ग्रास नली की दीवार में संकुचन और शीतलन की क्रिया को क्या कहते हैं। कार्डियक कहते हैं कि पाइलोरिक कहते हैं कि कर्मानुकुंचन कहते हैं कि कोई नहीं। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कर्मानुकुंचन कहते हैं। सही ऑप्शन सी, कर्मानुकुंचन कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल क्या हो जा रहा है बार बार बुआ, अच्छा ग्रास नली वाला हो गया ना। छोटी आंत में चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने लिखा है, क्या लिखता है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद क्या कहलाता है। यही बता रहे थे बुआ कि छोटी आंत मानव के आहार नाल की सबसे लंबाई में लंबी होती है, जिसकी लंबाई होता है 6 मीटर। तो छोटी आंत में जब भोजन का पाचन होने के बाद क्या कहलाता है, तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चाइल होता है, चाइल। लेकिन अगर यही रहता कि अमाशय में भोजन पाचन होने के बाद क्या कहलाता है, तो आंसर में याद रखना कायम, अमाशय में कायम और छोटी आंत में चाइल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे सवाल, अगला सवाल कहता है, क्या कहता है, अगला सवाल में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि मनुष्य का कौन सा अंग मुखगुहा से लेकर मलद्वार तक फैला होता है। मनुष्य का कौन सा अंग मुखगुहा से लेकर मलद्वार तक फैला होता है, क्या ग्रसनी या छोटी आंत या आहार नाल या कोई नहीं। तो कौन सा अंग मुखगुहा से लेकर मलद्वार तक फैला होता है, तो आहार नाल की शुरुआत मुखगुहा से होती है और मलद्वार तक जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या लिखता है, अगला सवाल में लिखता है कि कौन निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम बदलता है। ये सवाल बुआ दोहरा गया। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलते हैं 37 सवाल। 37 सवाल आपके सामने लिखता है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है, उसे क्या कहते हैं। मतलब एक रचना होता है, नली तो नहीं कह सकते, एक रचना होता है जिससे क्या कहते हैं, मलाशय या रेक्टम या चाइल या सीकम। उस रचना को सीकम कहते हैं, जिसका काम होता है कि छोटी आंत से बड़ी आंत में जाने तो देना मल को, लेकिन वापस आने नहीं देना। सीकम बाबू, सीकम याद रखना, सीकम। मानव के दूध की पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है। ये वो नीट में है पूछा गया सवाल 2014 में। नीट 2014 का सवाल है कि मानव के, क्या कहता है, मानव के दूध की पाचन की शुरुआत वाला क्रिया किसके द्वारा की जाती है। नीट 2014 का ही सवाल है। देखो नीट 2014 में कि मतलब मानव में जो दूध के पाचन की क्रिया सबसे पहले शुरुआत कहाँ किसके द्वारा होती है, लाइपेज के द्वारा कि ट्रिप्सिन के द्वारा कि रेनिन के द्वारा कि पेप्सिन के द्वारा। तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू सी, रेनिन के द्वारा। किसके द्वारा, रेनिन के द्वारा, जो बच्चों में पाया जाता है, दूध को पचाने का काम करता है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने क्या लिखता है, लिखता है क्या हुआ, ध्यान देना। लिखता है कि सक्कस एंटेरिकस का संदर्भ किससे है। सक्कस एंटेरिकस का संदर्भ किससे है, क्या आंत्र से, जठर रस से या काइम से या अग्नाशय से। तो सक्कस एंटेरिकस वो आंत्र से निकलता है। आंत्र से कम मतलब होता है बाबू छोटी आंत से निकलता है। कहाँ से निकलता है, छोटी आंत से निकलता है सक्कस एंटेरिकस, जिसमें अलग अलग प्रकार के रस मिले होते हैं। अगला सवाल, ये 2021 का सवाल था। अगला कहता है, निम्न में से कौन सा कार्य लार ग्रंथियों के स्रवण द्वारा नहीं किया जाता है। लार ग्रंथि जो निकलता है ना, उसके द्वारा नहीं किया जाता। नीट 2022 का सवाल, जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन या मुखगुहा का स्नेहन या डाइसेक्राइडों का पाचन या मुख में जीवाणुओं की संख्या का नियंत्रण। तो इसका सही ऑप्शन जो है बाबू सी, इसका पाचन नहीं होता है लेकिन इसका होता है, इसका भी काम होता है, इसका भी काम होता है। तो नहीं क्या हो जाता है, तो वो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला 41 सवाल,
41 सवाल में कहता ओडी अग्नाशयी कहाँ उपस्थित होती है। ओडी अग्नाशयी कहाँ उपस्थित होती है। क्या यकृत अग्नाशयी वाहिनी एवं ग्रहणी संधि, या जठर ग्रसिका संधि, या अग्र क्षुद्रांत एवं ग्रहणी संधि, या त्रिकांत संधि। नीट 2021 का सवाल है। नीट 2021 का सवाल है। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा यकृत अग्नाही वासनी एवं ग्रहणी संधि। क्या क्या बोलने हुआ इसका सही ऑप्शन। पहला यकृत अग्नाशयी वाहिनी एवं ग्रहणी संधि, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई हो जाएगा। चलते हैं अब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जरूर बाबू, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला सवाल कहता है मानव पाचन तंत्र से संबंधित सही कथन का चयन करें। नीट 2020 का सवाल कि मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करें, मतलब सही कथन कौन है। शिरोसा आहारनाल के सबसे अंदर वाली परत होती है पहला, या दूसरा क्षुद्रांत अत्यंत कुंडलित भाग है। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। क्या छोटी आंत अत्यंत कुंडलित रचना होती है। बिल्कुल सही बाबू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि क्षुद्रांत ना ऐसे ऐसे करके अजीब अजीब तरीके से रहता है, ऐसे ऐसे करके अजीब तरीके से, तो वो बहुत कुंडलित रचना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल आपके सामने, बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। पहले बता दें, वयस्क में दंत सूत्र होता है 21/21/23 और बच्चों में होता है 21/02/2102 ये दंत सूत्र है। ये बच्चों के लिए दंत सूत्र है और ये वयस्क के लिए दंत सूत्र है। तो चेक करो, पहले वाले दांत को कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं। पहले वाले दांत को कहा जाता है शुरुआत में दांत को कहते हैं कृतक, दूसरा को कहते हैं रदनक, तीसरा को कहते हैं अग्रचवर्णक, चौथा को चवर्णक। इसका मतलब बच्चों में अग्रचवर्णक देखिए नहीं पाया गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अग्रचवर्णक नहीं पाया गया है। तो सही ऑप्शन किन अग्रचवर्णक है जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या लिखता है। अगला सवाल में लिखता है कि सामान्य व्यक्ति में चिंताग्रस्तता और मसालेदार भोजन खाना, इन दोनों में से क्या दशा पैदा हो सकती है। मतलब अगर हम ज़्यादा चिंतित रहते हैं, मसालेदार भोजन अगर ज़्यादा खाते हैं, तो बताइए हमारे शरीर में क्या मतलब इफेक्ट होता है। पीलिया हो सकता है, या दस्तों का आना, या उल्टियाँ, या आना अपाचन। तो वो अब पचता जल्दी नहीं है। सोचो, मतलब हम चिंतित भी रहते हैं तो वो इफेक्ट हमारे शरीर को पड़ता है। मसालेदार भोजन भी करते हैं तो हमारे शरीर में इफेक्ट रहता है। इसका मतलब हम अपाचन का मतलब सही तरीके से पाचन की क्रिया नहीं हो सकता है। अगला है 45 नंबर जो सवाल है, कहता है पीलिया में मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। पीलिया बीमारी में तो याद ना हुआ यकृत। पीलिया मतलब होता है वो जॉन्डिस में यकृत सबसे पहले प्रभावित होता है, क्योंकि यकृत से निकलता है बिलिरुबिन, जिसकी मात्रा बढ़ने से पीलिया बीमारी हो जाती है। अगला सवाल, कौन अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि को HCl तथा पेप्सिन से बचाता है। तो म्यूकस या श्लेष्मा, म्यूकस या क्या हुआ, श्लेष्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला पीत, क्या बोला ध्यान देना, कहता है कि पीत गाढ़े एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पीत रस का निर्माण कहाँ से होता है, इसके बारे में चर्चा हो गया बाबू। यकृत से होता है पीत रस का निर्माण। यकृत से कौन रस, पीत रस का निर्माण होता है हमारे द्वारा। क्या लिखता है अगला सवाल। अगला सवाल में क्या लिखता है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किस रूप में संचित हो पाती है। सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ग्लाइकोजन। चलते हैं बाबू 49 नंबर सवाल। 49 सवाल में क्या लिखता है कि अग्नाशय में किस कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। बहुत अच्छा सवाल हुआ। अग्नाशय में किस कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। कौन कोशिका से, बीटा कोशिका से। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से हम लोग पढ़ चुके हैं बुआ, मधुमेह नामक बीमारी होती है। और इस बीमारी में एक तत्व की कमी हो जाती है, जिंक की तत्व की कमी होती है। और अगर जिंक की पूर्ति करना हुआ तो याद रखिएगा जामुन को खाइएगा। जामुन में भरपूर मात्रा में जिंक की मात्रा होती है, चाहे जामुन का बीज। चलते हैं अगला सवाल आपके सामने लिखता है, क्या लिखता है ध्यान दीजिएगा। लिखता है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। कोशिका झिल्ली, या कोशिका भित्ति, या जीव द्रव। सही ऑप्शन हो जाएगा जीव द्रव। 50 क्वेश्चन हमने किया क्लास 11th का। अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।